हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिसेस और मैट्रिसेस में इंट्रोडक्शन के बाद काफ़ी चीज़ पढ़ते हुआ है और फाइनली अभी ये पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट लेते हैं तो वो किस तरह बिहेव करता है, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी याद रखना फ्रूटफुल होता है, यूजफुल रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि काम फास्ट होता है। जिसमें 5 प्रॉपर्टी पढ़ चुके, 3 और है मैं बोर्ड पे लिख रखा है, वो तीनों मैं रीड करूंगा, आपको नोट करना और इसमें से बाकी चीज जानते ही होंगे। पहला तो मैंने ये 6 नंबर पे जो लिखा हुआ है वो कई बार बोला है मैंने, वर्ड्स में लिखा ही नहीं था, लिख के दे रहा कि द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है। ओके, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट लेंगे, लेकिन कौन सा? ऑड ऑर्डर का। ऑड ऑर्डर मतलब 3/3, 5/5, 7/7, 9/9। ऑड ऑर्डर मैट्रिक्स का सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है, हमेशा, ये याद रखना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर 0 वैल्यू आता है डिटरमिनेंट का, ये याद रखने। इवन ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा, अभी नहीं बोल सकते। इवन ऑर्डर जैसे 2/2, 4/4, 6/6, 8/8, इन सब मैट्रिक्स का जब हम डिटरमिनेंट लेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा वो कैलकुलेट करने पे पता चलेगा। बट ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेंगे तो वो हमेशा 0 ही आता है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना कि 0 फट से लिखना है। 7वें नंबर पे मैंने नील पोटेंट मैट्रिक्स पढ़ाया था। नील पोटेंट मैट्रिक्स का अगर कोई मैट्रिक्स नील पोटेंट है तो उसका डिटरमिनेंट लेंगे तो 0 ही आएगा। नील पोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेंगे तो 0 ही आएगा। नील पोटेंट का मैंने डेफिनेशन दे रखा और मैं आज एक वर्ड करेक्शन करना था। मैं उस दिन पढ़ा था इसको हर्मीटियन, लेकिन कितने लोग इसको इनका 2 प्रोनाउंसिएशन है। इसका एक प्रोनाउंसिएशन है हर्मीडियन, क्या नाम है? करेक्शन यहां पे, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं हर्मीडियन और कुछ लोग पढ़ते हैं इसको हर्मीशियन। 2 तरह से पढ़ते हैं, आपको जो आसान होता वो पढ़ सकते हैं। हर्मीडियन पढ़िए या हर्मीशियन पढ़िए, इक्वली करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो मैं हर्मीशियन ही पढ़ रहा। द डिटरमिनेंट हर्मीशियन मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा प्योरली रियल होता है। किताब में प्योरली रियल लिखा हुआ, लेकिन रियल, प्योरली रियल कुछ होता नहीं है, रियल ही है। हम इतना बोले कि द डिटरमिनेंट ऑफ हर्मीशियन मैट्रिक्स इज रियल, इतना काफी है। रियल के आगे प्योरली लगाने का कोई मीनिंग नहीं है। कितने लोग लगाते हैं थोड़ा इम्पैक्ट डालने के लिए, आप लगाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने लगा के दे दिया है, लेकिन मैं इतना ही बोलता हूँ रियल। इमेजिनरी में 2 होते हैं, एक इमेजिनरी होता है, एक प्योर इमेजिनरी होता है। तो वहां पे इमेजिनरी और प्योर इमेजिनरी बोलने का इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे रियल बोलो और प्योरली रियल बोलो, दोनों का कोई इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं है, दोनों एक ही इंपॉर्टेंस रखता है, दोनों अलग अलग नहीं है। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ। आप पढ़ेंगे कोफैक्टर माइनस एंड कोफैक्टर, ये दोनों पढ़ाएंगे नहीं, ऑलरेडी मैंने डिटरमिनेंट में पढ़ा रखा है, तो ये टॉपिक समझिए आपका हो चुका है। डिटरमिनेंट में मैंने माइनस एंड कोफैक्टर पढ़ा चुके हैं। माइनस कोफैक्टर की बात इसलिए किया मैंने कि जब मैं एडजॉइंट अभी डिस्कस करने वाला, इनवर्स डिस्कस करने वाला, तो एडजॉइंट इनवर्स में हमेशा कोफैक्टर का रिक्वायरमेंट आता है। विदाउट कोफैक्टर के आप काम नहीं कर सकते हैं एडजॉइंट में। तो मैंने सिर्फ आपको ये वर्ड यहाँ पे लिखा रिमाइंड कराने के लिए कि ये टॉपिक है,
लेकिन पढ़ चुके हैं और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो माइनर कोफैक्टर पढ़ चुके हैं। अब आते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। इसमें बोर्ड का क्वेश्चन क्या होगा आप लोगों ने, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा फास्ट में, लेकिन जो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है वो मेरे काम का है। जो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है वो मेरे काम का है। तो अब क्या है, मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं। स्क्वायर, द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर, मीनिंग है एडजॉइंट निकालने जाएंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालेंगे, स्क्वायर नॉन स्क्वायर है तो उसका नहीं निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए लिखा मैंने, उसको फॉर्म में लिखा आई जे, ए आई जे, सपोज ऑर्डर है n क्रॉस n। द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड as the transpose of a matrix B, B का स्पेसिफिकेशन A I J, where Aij is cofactors of corresponding Aij, cofactor of the corresponding element, corresponding elements of AI. It is denoted by adjoint A. It is denoted by adjoint A। हम सिंपल भाषा में कहें इसको, द ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। हम सिंपल भाषा में कहें इसको, द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट। एक मैट्रिक्स है मेरे पास, उसके हर एक एलिमेंट का मैंने क्या किया, कोफैक्टर निकाला, और उस कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाए और उसका ट्रांसपोज लिया, वही ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाएगा। तो मैं अगर डिफिनेशन लिखने के बाद सिंबॉलिकली लिखना स्टार्ट करूं, 3x3 में ही लिख देता मैं। कोई मेरे पास मैट्रिक्स ए है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, राइट। जब इतना हो गया तो मैंने एक मैट्रिक्स नया बी बनाया, ये हो गया आई जे 3x3 I, J 1 2 3 तक रहेगा। बी का करूं तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे पहले, इसका कोफैक्टर A11, इसका कोफैक्टर A12, कोफैक्टर A13, 21, A22, A23, A31, A32, A33। इसको सिंबॉलिकली लिखो तो ऐसे लिखेंगे A I J
ये भी 3 क्रॉस 3 है, यहां पे I, J, ये भी 1 2 3 है। ओके राइट। अब B का जब ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट आएगा। तो मैंने B का जब ट्रांसपोज लिया तो इसी को एडजॉइंट, B जो है कोफैक्टर मैट्रिक्स है A का, और B का ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ A आएगा। तो यहां लिखेंगे ट्रांसपोज, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, ये भी 3/3 ही रहेगा। राइट। तो डेफिनेशन समझने के बाद इस पे क्वेश्चन आप लोग किए होंगे बोर्ड का, और जो अच्छे क्वेश्चन है वो कराएंगे, जो भी कंपटीशन में आए हैं कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम इनवर्स रैंक खत्म करने के बाद, रैंक के बाद कुछ क्वेश्चन कराने के बाद फिर हम लौटेंगे तो साइमल्टेनियस इक्वेशन करेंगे, और साइमल्टेनियस इक्वेशन करने के बाद फिर उसका क्वेश्चन करेंगे। तो रैंक पढ़ने के बाद जितने इंट्रोडक्शन पढ़े, सब चीज पढ़े, उन सारे पे बेस्ड क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। आप नॉर्मल क्वेश्चन कर चुके होंगे बोर्ड लेवल का, तो मैं नहीं समझता हूं कि बोर्ड लेवल का क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि आप कर ही चुके होंगे आई होप। तो हम क्वेश्चन कराएंगे सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो एग्जामिनेशन कंसर्न है वही कराएंगे। और पहले कुछ नॉर्मल क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद फिर थोड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे कि थोड़ा आपको इजी जाए, हार्ड ना जाए। वैसे आपने अगर बोर्ड का क्वेश्चन नहीं किया है तो बोर्ड की बुक से क्वेश्चन कीजिए मैट्रिक्स का, जो सिंपल है, मैट्रिक्स एडिशन वगैरह, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो प्रॉपर्टीज पे कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है वो सब करके रखिए। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, पहला ए, कोई मैट्रिक्स है मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका एडजॉइंट निकाल सकते। तो ए को अगर एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो, और एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करो, ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो, और एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करो, तो ये हमेशा आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स। अगर थर्ड ऑर्डर है सपोज डेट के ए 3/3 है, क्या है 3/3 है, तो आई भी 3/3 लेना होगा। ए एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यूनिट मैट्रिक्स का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फाइनली जब इसको इनसाइड ले लेंगे तो मल्टीप्लाई होगा किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, तो फर्क पड़ता नहीं है, इसका वैल्यू 1 ही होता है। तो जब वैल्यू लेंगे इसका तो उसी हिसाब से काम आएगा। अब सॉरी, ये डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स है, मैं भूल गया। ये मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे ए को इनसाइड, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई होता है, स्केलर 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
तो पहला प्रॉपर्टी एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स पढ़ने के बाद स्टार्ट करेंगे हम आगे। दूसरा प्रॉपर्टी है इसका कि एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का वैल्यू हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 होता है। ये पहला प्रॉपर्टी था। इसको वेरीफाई करने के लिए कोई मैट्रिक्स लो, उसका एडजॉइंट निकालो, ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो, फिर एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करो, तो ये वाला कंसर्न आएगा हमेशा। अब ये वाला कहां से? इसी से आया। हम क्या करेंगे कि दूसरा का डिटर्मिनेंट बोथ साइड लेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे, तो इधर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स। अगर ए n क्रॉस n है तो I भी n क्रॉस n होगा। तो एक मैट्रिक्स ए अलग है, एडजॉइंट मैट्रिक्स अलग है, तो दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़ाया है, तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर निकालेंगे, इसमें से n टाइम है तो n टाइम बाहर आएगा, क्या बाहर आएगा? n टाइम। सिर्फ ऐसे नहीं कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा, रॉन्ग। ये एक स्केलर वैल्यू हो गया k की जगह। ये एक मैट्रिक्स है तो क्या लिख सकते थे? k टू द n a डिटरमिनेंट लिखे थे ना प्रॉपर्टीज में, लेकिन एक ऑर्डर क्या था? n क्रॉस n ऑर्डर था। तो a का n क्रॉस n ऑर्डर है तो i का भी ऑर्डर n क्रॉस n है। n ऑर्डर है, n ऑर्डर मैट्रिक्स में a से n टाइम बाहर निकलेगा, n टाइम बाहर निकलेगा किसके? डिटर्मिनेंट के। इस डिटर्मिनेंट के बाहर निकलेगा तो डिटर्मिनेंट के ऊपर n टाइम बाहर a टू द n आएगा, राइट। और दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ i आएगा। अब एडजॉइंट ऑफ a, अब यहां से देखेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है और ये वाला डिवाइड होगा यहां, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a टू दी और n माइनस 1, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अक्सर लोगों को याद नहीं रहता है। मैंने ऐसे प्रूफ करके दे दिए है, प्रूफ नहीं पे तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। क्या किया? मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकाला और फिर उस एडजॉइंट मैट्रिक्स से एडजॉइंट निकाला। ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला और फिर एडजॉइंट ए का एडजॉइंट निकाला। तो ये ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द n माइनस 2 इंटू मैट्रिक्स ए होता है, याद रखना है ये सब चीज। अब इसका मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए, अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो इसका डिटर्मिनेंट सिंपल सा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 टू द होल स्क्वायर। तो इसमें याद कैसे रखते हैं वो देखो। एक बार एडजॉइंट है तो n माइनस 1 हुआ, दो बार एडजॉइंट है तो डिटर्मिनेंट n माइनस 1 टू द स्क्वायर हुआ। इसी का पांचवा लिखना हो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तीन बार एडजॉइंट है उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो सिंपल से लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1, 3 है तो यहाँ पे क्यू आएगा, 2 है तो स्क्वायर, 1 है तो पावर 1 n माइनस 1 का, राइट। अगर इसमें n टाइम एडजॉइंट लगा हो तो यहाँ पे n आएगा, यहाँ पे n टाइम एडजॉइंट लगा हो यहाँ पे n लगेगा। ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्वेश्चन फास्ट बनाने के लिए। अगर आपसे ये याद नहीं रहता है तो दिक्कत होता है।
इस पे क्वेश्चन है आईआईटी के आए हुए छोटे छोटे क्वेश्चन, वो करेंगे हम थोड़ा सेशन प्रॉब्लम सेशन पे आने के बाद। राइट, अब 6th पे कहता है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालो, और किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट करके ट्रांसपोज करो, एक ही बराबर है, फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं है। आगे किसी मैट्रिक्स को m टाइम मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट निकालो, और किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के m टाइम मल्टीप्लाई करो, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट ऑफ किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, k को बाहर निकालेंगे, k टू दी पावर n-1 होगा एडजॉइंट ऑफ a, k बिलोंग्स रियल नंबर एंड k नॉट इक्वल टू 0, कोई स्केलर है, और a का ऑर्डर होगा n क्रॉस n, तो n-1 है यहां पे। राइट, नाइन्थ लिख लेते हैं यहीं पे इसका प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए, कोई भी है उसको एडजॉइंट लेना है, प्रोडक्ट करके एडजॉइंट निकालो, और दोनों का अलग अलग एडजॉइंट निकालो, पहले एडजॉइंट बी रखो, उसका एडजॉइंट ए रखो, दोनों इक्वल आएगा, कहने का मतलब है। ये प्रॉपर्टी सब याद रखना ज्यादा अच्छा होता है। राइट, कोई दिक्कत? अब काम करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पे। एडजॉइंट पे काम करने के बाद किस पे काम करेंगे? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पे। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दो तरह से निकाल सकते हैं, एक रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एक एडजॉइंट मेथड। दोनों लेंदी है, हालांकि बच्चों को इजी जाता है एडजॉइंट मेथड। रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनवर्स नहीं निकालते, वो वर्ड कंटेंट है, तो मैं उस पर क्वेश्चन नहीं करने वाला, लेकिन मैं डेफिनेशन बता दूंगा बस उसका। एडजॉइंट मेथड से भी ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो मीनिंग रखता है। प्रॉपर्टीज, हर एक चीज की प्रॉपर्टीज मीनिंग रखता है, उसका गुण क्या है, कैसे बिहेव करता है। एक इंसान का रूह है, एक इंसान का आत्मा है, उससे मतलब नहीं होता है। एक इंसान किस तरह से बिहेव करता है उसी हिसाब से देखा जाता है कि वो क्या है। उसी तरह कोई भी टॉपिक है, उसका क्या आगे चल के बिहेव किस तरह से शो करता है वो अपने आप को, प्रॉपर्टीज क्या है, वही असल मीनिंग होता है उसका। सिर्फ डेफिनेशन पढ़ने से काम नहीं चलता है। उसी तरह इंसान को होना ही काफी नहीं है, फिर वो काउंट नहीं होता। उसी तरह कोई टॉपिक है, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो पढ़ लेते हैं, उसका कोई काम नहीं है, उसको लोग ध्यान नहीं देते उस पर,
हर एक चीज का एग्जाम्पल हर एक चीज से मिलता है, इंसान से सब चीज का एग्जाम्पल मिल जाता है, अच्छे बुरे लोगों से, खराब लोगों से, हर एक चीज से। तो पहला है कि इनवर्स एग्जिस्ट कैसे करेगा। पहला वर्ड इनवर्स एग्जिस्ट कैसे करेगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मैंने डिटर्मिनेंट निकाला, वो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो कहेंगे इनवर्स विल एग्जिस्ट, इनवर्स होगा, आएगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट निकाला मैंने और वैल्यू जीरो आया डिटर्मिनेंट का, तो कहेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इनवर्स नहीं होता है, नहीं निकाल सकते, कैन नॉट फाइंड। तो हम लिखेंगे इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए डिफाइंड such that determinant of A not equal to 0, then inverse will exist, inverse will exist. Mathematically it is written as मैथमेटिकली रिटर्न एज ए का पावर -1 लिखते हैं तो पढ़ते ए का पावर -1, ए इनवर्स पढ़ते हैं इसको, कभी भी इसको ए इनवर्स पढ़ेंगे। मतलब अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो यूनिट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स ए, तो ए इनवर्स equal to 1 upon determinant of A adjoint of A। जब एडजॉइंट निकाल चुके होंगे तभी इनवर्स निकालेंगे। सिर्फ एडजॉइंट को क्या करना है, एडजॉइंट के हर एक एलिमेंट को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड देना है तो इनवर्स ऑफ ए आ जाएगा। ये था पहला, इट इज कॉल्ड adjoint method। It's called adjoint method, right? adjoint method होने के बाद मूव करते आगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एक ही साथ। इसी इनवर्स का दूसरा डिफिनेशन, अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, दैट इज दोनों का ऑर्डर सेम है, और मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट मैट्रिक्स आता है, क्या आता है, मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट मैट्रिक्स आता है, तो उसमें रो कॉलम ट्रांसफॉर्म करके हम इनवर्स निकाल सकते, ए का इनवर्स बी ला सकते। वो कैसे दिखाते, इफ वी हैव अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स A and a matrix
whose order same as A such that AB इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। ये पढ़ रहे हैं इनवर्स बाय रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सी मैं डेफिनेशन लिखूंगा इसका। मेरे पास मैट्रिक्स ए है गिवन और एक मैट्रिक्स सपोज कि मेरे पास बी है, उसका ऑर्डर ए जैसा ही है, सच दैट इस तरह है कि दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यूनिट मैट्रिक्स आता है। तो कहेंगे नीचे करें अप्लाई रो एंड कॉलम ऑपरेशन ऑन ए एंड आई यूनिट मैट्रिक्स साइमल्टेनियसली। Simultaneously apply row and column operation of A and I simultaneously until A become unit matrix, then B is called इनवर्स ऑफ ए। तो जब भी A इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बी इनवर्स ही होगा किसका, A का। लेकिन निकालने का भी तरीका बता दिया कि इन दोनों पे साथ साथ रो कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं साइमल्टेनियसली। इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाने का टारगेट रखना है। इधर जो मैट्रिक्स आएगा वो बी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, वही होगा इनवर्स ऑफ ए, राइट। तो ये रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालने का तरीका, मेथड। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। आई होप इसके बाद ही हम कुछ और भी लेंगे, दो तीन छोटे छोटे टॉपिक छूटे हुए हैं। छूटे क्या है वो बोल देंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, समेशन वगैरह। उसके बाद हम क्लास को यहीं पे रोकेंगे और नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम सेशन पे मिलेंगे, जहां तक कर चुके हैं, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ पढ़ के बोर हो चुके होंगे। तो आप थोड़ा इंटरेस्टिंग काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर से, और क्वेश्चन एंड करने के बाद लौटेंगे तो पढ़ेंगे वो रैंक वगैरह, एक्लाइन फॉर्म वगैरह और साइमल्टेनियस इक्वेशन वगैरह, वो लौटेंगे वहां से के बाद। तो क्वेश्चन करने के बाद ही लौटेंगे तो करेंगे। तो पहले पढ़ लेते प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स of matrices। प्रॉपर्टी इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। मैंने पहला डेफिनेशन स्टार्ट किया था कि मैट्रिक्स का इनवर्स आएगा कि नहीं आएगा। आएगा तो नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं आएगा तो इक्वल टू जीरो। लेकिन सिर्फ एक ही लिखा था। इसके लिए एक स्पेशल नेम है। जब किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होता है, वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी इनवर्स नहीं आता है। दूसरा जो डेफिनेशन निकाला था इनवर्स का, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, इसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स आता है। तो पहले लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, पहला आ square matrix is said to be singular, or
नॉन सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर के लिए एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, it's said to be a singular matrix or non-singular matrix as determinant of a matrix A का determinant equal to 0 और matrix का determinant not equal to 0 respectively है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का 0 आया तो सिंगुलर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन 0 आया तो नॉन सिंगुलर। अब मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए एंड बी सिंगुलर है, सॉरी नॉन सिंगुलर है, तो उसका प्रोडक्ट भी ए बी एंड बी ए भी नॉन सिंगुलर होगा। तो दूसरा, if matrix A and B non-singular, then AB and BA are also non-singular। कहने का मतलब ए का इनवर्स निकाल सकते हैं, बी का इनवर्स निकाल सकते हैं, नॉन सिंगुलर है तो ए बी का भी इनवर्स निकाल सकते हैं, बी ए का भी इनवर्स निकाल सकते हैं, नॉन सिंगुलर है, राइट। दो प्रॉपर्टी के बाद तीसरा प्रॉपर्टी, इफ ए बी का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, बी ए का भी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो, देन मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड इनवर्स of matrix A। ए बी का मल्टीप्लीकेशन बी ए का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है और ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स हो, तो मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए का इनवर्स कहते हैं, राइट। मैंने बोल ही दिया है पहले कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही इन्वर्टेबल है, तो हम लिख देते आपको ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इन्वर्टेबल, ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इन्वर्टेबल। अगला प्रॉपर्टी फोर्थ होने के बाद फिफ्थ होगा, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला और वापस से फिर का इनवर्स निकाला तो जिस मैट्रिक्स से चले थे उसी मैट्रिक्स से पहुंच जाएंगे। किसी मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकाला और वापस से उस इनवर्स मैट्रिक्स से फिर से इनवर्स निकाला तो जहां से चले थे उसी जगह पहुंचेंगे ए पर। तो इनवर्स ऑफ ए ऑफ इनवर्स हमेशा ए होगा। दूसरा, इनवर्स करके ट्रांसपोज निकालो और ट्रांसपोज करके इनवर्स निकालो, इट डजंट मैटर, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है।
इनवर्स करके ट्रांसपोज निकालूं या ट्रांसपोज करके इनवर्स निकालूं, ये दोनों एक ही बात है। सिक्स, इनवर्स करके एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट निकाल के इनवर्स करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल ही है। ये सब कंसेप्चुअल है, याद रहता है तो फटफट मार देते हैं। सेवेंथ, इसका जरूरत पड़ता है, ये प्रॉपर्टी का, इस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है। अगर a को b से मल्टीप्लाई करने के बाद इनवर्स निकाला और b का इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई किया a के इनवर्स में निकालकर, a b को मल्टीप्लाई करने के बाद इनवर्स निकाला और b का इनवर्स पहले निकाला, देन मल्टीप्लाई, देन a का इनवर्स निकाला, बोथ आर इक्वल, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब दो तीन छोटे छोटे पॉइंट कभी कभी जरूरत पड़ जाते, बुक में जल्दी मिलता नहीं। डिफरेंशिएशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। इसमें लंबा चौड़ा डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं। मेरे पास एक मैट्रिक्स है f1x, ये मैट्रिक्स एक x का फंक्शन है, f1 ऑफ x, f2 ऑफ x, f3 ऑफ x। मैं 3x3 में ही डेफिनेशन ले रहा, g1 ऑफ x, g2 ऑफ x, g3 ऑफ x, h1 of x, h2 of x, h3 of x। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, अगर x x का फंक्शन है a के रेस्पेक्ट में, f1 of x, f2 of x, यहां बाहर में डिफरेंशिएट है, f3 of x, g1 of x, g2 of x, g3 of x, h1 of x, h2 of x, h3 of x। अब ये अंदर जाएगा तो किस तरह बिहेव करेगा वो देखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसमें भी लगा हुआ है डिफरेंशिएशन। तो इस मैट्रिक्स के डिफरेंशिएशन और डिटरमिनेंट के डिफरेंशिएशन में फर्क है। डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन एक रो को किया, एक कॉलम किया प्लस, फिर दूसरा रो किया, फिर प्लस, ऐसे करते जाते। यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे जब अंदर जाएगा तो हर एक एलिमेंट का डिफरेंशिएट होगा। तो डिफरेंशिएट के अंदर जाएगा तो इसको भी, हर एक एलिमेंट को, तो यहाँ भी होगा डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे होगा, इसका भी डी बाई डी एक्स 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 होगा, इसका भी होगा। ओके, इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी, लेकिन इंटीग्रेशन ही पढ़ लेते, दोनों का साथ ही में कर लेंगे क्वेश्चन, राइट। डिफरेंशिएशन पढ़ लिए, इंटीग्रेशन ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ लेते एंड समेशन ही पढ़ लेते। तो इंटीग्रेशन और समेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है x का फंक्शन f1x, f2x, f3x, g1 of x, g2 of x,
G3 of x, H1 of x, H2 of x, H3 of x, राइट। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, x का फंक्शन है x के रेस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन f1 of x, f2 of x, f3 of x, g1 of x, g2 of x, g3 of x, h1 of x, h2 of x, h3 of x, राइट। अब जब ये इन साइड जाएगा इंटीग्रेशन, तो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे डिफरेंशिएशन किया था। तो यहां पे आप फाइनल इंटीग्रेशन dx, तो यहां पे इसका इंटीग्रेशन अलग, 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 राइट। तो ये इंटीग्रेशन के। अब समेशन की भी देख लेते हैं। इसमें जैसा समेशन है वैसा ही इंटीग्रेशन है, वहां में समेशन के सिंबल यूज करेंगे। ए है जो आर का फंक्शन है, f1r, f2r, f3r, g1 of r, g2 of r, g3 of r, h1 of r, h2 of r, h3 of r। इसका समेशन किया तो वेरिएबल आर ही होगा, आर फ्रॉम 1 0 या कहीं से स्टार्ट होगा। लोअर लिमिट सपोज ए है, यहाँ पे बी है अपर लिमिट। f1r, f2r, f3r, g1r, g2r, g3r, h1r, h2r, h3r। अब ये समेशन लगाएंगे, इसमें अंदर जाएगा सम में समेशन फ्रॉम 1 टू a टू b, समेशन 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 a टू b। तो ये हुआ समेशन इंटीग्रेशन के लिए काम, वर्क मैट्रिक्स का, राइट। अब हम देख क्वेश्चन करेंगे इसका। आई होप देखो क्वेश्चन मैंने लिख रखा था। हाँ, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जो x का फंक्शन है। यहां पे 6x स्क्वायर cos ऑफ x, 5 tan x, 17 90x sin x प्लस e टू दी पावर 16x, 3 sin x, 32x स्क्वायर, ln 16x, e टू दी पावर cos x प्लस
4x। इसको इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएट करना, दोनों करना है। इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएट करना है, दोनों करने हैं। मैं सिर्फ डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा, इंटीग्रेशन आप पे छोड़ दूंगा। इंटीग्रेशन आप कीजिएगा, नहीं आएगा तो मुझसे पूछिएगा, व्हाट्सएप पे पूछिए, कॉल करके पूछिए, कमेंट करके पूछिए, जैसे पूछना पूछिए, वहां बताऊंगा। तो डिफरेंशिएट ए का कर रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में मैं, तो इन साइड का हर एक एलिमेंट डिफरेंशिएट होता है, इन साइड का हर एक एलिमेंट डिफरेंशिएट होता है। तो पहला एलिमेंट डिफरेंशिएट होगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 होता है, तो 2 पहले से था, 6 2 या 12 एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। हर एक का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में। 16 का 0 से 17 कांस्टेंट है, 0 हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। 90x, x का डिफरेंशिएशन 1 तो यहाँ पे 90 रहेगा। sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस e टू द 16x, तो 16 बाहर आएगा, e टू द 16x डिफरेंशिएशन e टू द x का e टू द x होता है, ऊपर 16 कांस्टेंट बाहर आएगा। आपको तो डिफरेंशिएशन के रूल मालूम होंगे इसलिए मैं कर रहा, नहीं होता तो पूछिए, मैं डिटेल में बताऊंगा। फिर इसको डिफरेंशिएट करता है x के रेस्पेक्ट में, तो इसका होता 3 cos x प्लस 32 x स्क्वायर का होता 2x, 32 पहले से है, 64x बचा। ln x का 1/x होता है, तो पहले 16x के रेस्पेक्ट में 1/16x इंटू 16x का 16 कैंसिल, 1/x रहेगा यहाँ पे। और इसका डिफरेंशिएशन पहले इसका होगा e टू द पावर cos x प्लस 4x, और फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस 4x का डिफरेंशिएशन cos 4x का डिफरेंशिएशन 4। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो ये लेकर आए हम लोग, ओके राइट। अब इसी जगह इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इसका हर एक का इंटीग्रेशन होगा, तो वो करके आपको दिखाना है। नहीं आता है तो पूछ लेंगे, मैं बता दूंगा, आपको करके दे दूंगा, बेफिक्र रहिए। लेकिन पहले आप ट्राई कीजिए, हर एक एलिमेंट को इंटीग्रेट कीजिए। आज का लेक्चर हम कंटेंट वाइज इसी जगह छोड़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे प्रॉब्लम सेशन के साथ। जहां तक पढ़ा है इनवर्स तक, इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बाद ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़े, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑपरेशन पढ़े, सारे के ऑपरेशन, एडिशन का प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज, फिर ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी, जिसके भी प्रॉपर्टीज थे। उसके बाद फिर पढ़े ये कोफैक्टर माइनर पढ़ ही चुके थे पहले, एडजॉइंट पढ़े, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पढ़ा, इनवर्स पढ़ा, इनवर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ा। ये सारे आपको कॉन्सेप्ट, थ्योरी, जो चीजें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में दिमाग में रहना, क्योंकि वहां पे मैं बार बार डील नहीं करूंगा, वहां पे मैं इस्तेमाल करूंगा, यूज करूंगा, बस सिर्फ यूज करने वाला हूं। जैसे कि अभी आप सोचा कि आपको आता होगा सबका डिफरेंशिएशन, सिर्फ मैंने जल्दी जल्दी डिफरेंशिएशन लिख दिए, नहीं आता हो तो पूछिएगा, बेफिक्र रहिए उसके लिए। उसको आपका काम है पूछना, आपका काम है डाउट क्लियर करना, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है बताना। आप पूछेंगे, मैं बताऊंगा, बताने के लिए मैं बैठा हूं, उसके लिए बेफिक्र रहिए। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जितना अभी तक कंटेंट पढ़ा है वो सारे कंटेंट याद होने, हर एक चीज के कौन कहां पे जरूरत पड़ेगा, और मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। पहले नॉर्मल क्वेश्चन आईआईटी के, जेई मेन के, जिसको AEEE कहते थे पहले, आप जेई मेन कहते हैं, और आईआईटी कहते थे पहले, आप कहते हैं उसको जेई एडवांस। तो पहले नॉर्मल क्वेश्चन लेंगे, बोर्ड का क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि आप कर चुके होंगे बोर्ड की बुक से, नहीं किए तो कीजिए, और हमसे पूछ सकते हैं बोर्ड का क्वेश्चन भी, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा आपको। वैसे वो बोर्ड का क्वेश्चन करने के बाद उम्मीद करते हैं आप बोर्ड का क्वेश्चन कर चुके होंगे, इतना उम्मीद रखते हैं। तो वो छोटा क्वेश्चन करने के बाद हम लोग कुछ बड़े क्वेश्चन में शिफ्ट करेंगे, प्रॉब्लम सेशन एंड करेंगे। आई होप 2-3 प्रॉब्लम सेशन लेंगे, 2 तो कम से कम लगेंगे ये प्रॉब्लम सेशन, जितना तक पढ़ा है 3 भी लग सकते हैं।
उसके बाद फिर लौटेंगे तो करेंगे हम लोग वहाँ इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि इक्विवेलेंट फॉर्म जानेंगे तभी रैंक जानेंगे, रैंक निकाल पाएंगे। क्योंकि जब साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है तो उसका सबसे फास्ट सॉल्यूशन जो होता है वो रैंक मेथड से आता है। दूसरा मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्यूशन इजीली नहीं आता है, बहुत टाइम लगता है बताने में। रैंक मेथड से फास्ट होता है, रैंक हर जगह नहीं मिलता है, तो रैंक आपको पढ़ाया जाएगा थोड़ा डिटेल में। तो इक्विवेलेंट फॉर्म रैंक पढ़ेंगे, रैंक के बाद फिर जाएंगे आगे तो पढ़ेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन, और तब साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्राइटेरिया पढ़ेंगे, जो कि कब सॉल्यूशन आएगा रैंक के अकॉर्डिंग, कब सॉल्यूशन नहीं आएगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, फिर उसका प्रॉब्लम सेशन लेंगे। इस तरह से करके आपका मैट्रिक्स एंड होगा। उसके बाद आई होप बीच में ही मैं बता दूंगा कि अगला नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मैं वहां इंस्टीट्यूट से डिस्कस कर लूंगा कि कौन सा चैप्टर लूं। आप लोग भी कमेंट दे सकते हैं कि सर ये चैप्टर चाहिए, स्टार्ट कीजिए, ज्योमेट्री स्टार्ट कीजिए, कैलकुलस। बेस्ट तो ये होगा कि आप ज्योमेट्री स्टार्ट कर सके करवाएं, लेकिन हो सकता है कि मैं बाइनोमियल स्टार्ट करूं या कॉम्प्लेक्स नंबर। इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2D पढ़ने के बाद ज़्यादा अच्छा होगा। ज्योमेट्री पढ़ते तो ज्योमेट्री पढ़ने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो आई होप हम बाइनोमियल शुरू करेंगे थोड़ा। आप बाइनोमियल शुरू नहीं किए तो आप पूछ के देखेंगे, आप लोग का रहा तो फिर हम ज्योमेट्री ही स्टार्ट करेंगे, और फिर धीरे धीरे चलते रहेंगे जब तक आपका ये लॉकडाउन का पीरियड है। वो तो इस तरह पढ़ना है आपको, कॉलेज वाले आपको पढ़ा बताया है तो इस तरह पढ़ना है, फिर आएंगे तो मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, और अच्छा करना भी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, जितना प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट उतना साउंड होता है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कीजिएगा तो कॉन्सेप्ट साउंड नहीं होता है, मतलब स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट का नहीं बढ़ता है, आप ज़्यादा होशियार नहीं हो पाते हैं। तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, और पढ़े भी होंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस इंसान को थोड़ा मजबूत बनाता है हर एक चीज़ के लिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे मैं ड्रॉप करता हूँ।